देखिए, भारतीय जनता पार्टी 29 में से जो अभी खबर आ रही है 27 महानगर पालिकाओं में आगे चल रही है। अगर विपक्षियों की बात करें तो उनके चुनाव प्रचार के जैसा आप जिक्र कर रही थी, तो कांग्रेस का चुनाव प्रचार कहीं नजर नहीं आ रहा था, ना मुंबई में नजर आ रहा था और ना कहीं दूसरे महानगर पालिकाओं में नजर आ रहा था। अगर ठाकरे बंधुओं की बात करें तो उन्होंने अपना पूरा फोकस जो है वो मुंबई में रखा था, वहां पर भी वो पिछड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई समेत जो भी 29 महानगर पालिका है वहां सब जगह प्रचार किया, सब जगह देवेंद्र फडणवीस गए, सब जगह उन्होंने चुनाव प्रचार के साथ साथ अपने टॉक शो किए, लोगों से मिले, रोड शो किए। उसका असर इन नतीजों में है, वो नजर आ रहा है। खास करके मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, ठाणे हो, उल्लासनगर हो, कल्याण डोंबिवली का इलाका हो, या फिर मीरा भयंदर का इलाका हो, वसई विरार का इलाका हो, नवी मुंबई का इलाका हो, हर जगह बीजेपी बहुत आगे चल रही है। अगर वो शिवसेना के साथ में लड़ी है तब भी आगे चल रही है, अगर शिवसेना उसके खिलाफ लड़ी है तब भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मतलब अब अगर बात कहनी हो कि अल्टीमेट विनर कौन है इन चुनावों का, जो अब तक जो तस्वीर सामने आई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल, बड़ी बात ये, इसी को हम आगे इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अजीत जी, ये बात जो आई, देवेंद्र फडणवीस अपने दम पर, अपने कंधों पर पूरा चुनाव लड़ा है, पूरी ताकत झोंक दी है। जहां मराठी को आगे रखना था वह मराठी की बात की। उन्होंने कहा कि हिजाब वाला मुस्लिम मेयर बनाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, मराठी और हिंदुत्व, उसका कॉकटेल दिया उन्होंने। दिल्ली से कई बड़े बड़े नेता ऐसा कैंपेन में जुड़े हों, ऐसा भी नहीं था। तो देवेंद्र फडणवीस का खुद की कितनी बड़ी विक्ट्री है ये। और बीजेपी 29 में से 27 जगह जहां आमने सामने की फाइट में थे, वहां भी अगर आप आगे चल रहे हैं तो इसका मतलब अब महाराष्ट्र में बीजेपी अपने दम पर चुनाव में खड़ी हो सकती है। ठीक बात है, खड़ी हो गई है, बीजेपी अपने दम पर खड़ी हो गई है। सेना का साथ अब उतना नहीं चाहिए। नहीं, शिवसेना का साथ, पहले तो शिवसेना के ही कंधे पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की। फिर उसके बाद एक समय ऐसा लगा कि एकनाथ शिंदे के सहारे पार्टी चल रही है, फिर अजीत पवार का सहारा लिया गया। इस पर सवाल भी उठे कि भाई अजीत पवार को आपने क्यों लिया। तो वो एक स्ट्रेटेजी अब समझ में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत बनानी थी। और ऐसे ऐसे राज्यों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी सहयोगी दल के साथ चली है, या अपने किसी बड़े नेता के दम पर सफल हुई है। ये हर रीजनल जहां भाषाई वो पहचान वाले राज्य हैं, तो ये वो कर लिया। अब वो उस पॉइंट पर पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी जहां उसको किसी और की जरूरत नहीं है, सप्लीमेंट्री फोर्सेज हैं। और ये विधानसभा में पता चल गया था जब 132 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये उसका रिपीटेशन है, ये रिपीट हो रहा है। उससे मतलब देवेंद्र फडणवीस ने अपनी ताकत साबित कर दी, अपनी प्रशासनिक क्षमता साबित कर दी। और बार बार आरती जी जो पहले कहा उन्होंने कि जो मुंबई की तस्वीर बदली है, उसका एक लाभ उनको, जो विकास चाहते हैं और वित्तीय राजधानी को जैसा होना चाहिए वैसा बनाने में जो उनकी भूमिका मिली, वो जो एक वोटर है, एस्पिरेशनल क्लास है, या मुंबई को टॉप पर रखना चाहने वाला है, वो सब कुछ अनअपोलोजेटिक हिंदू है। मतलब साफ वो बिल्कुल अपने स्लीव्स पर ओढ़ के चलते हैं, उन्हें कोई इसमें नानुकुर नहीं है। कोई उनको कभी कंफ्यूजन नहीं रहा, वो बार बार कहते भी रहे। तो ये एक तरह से उनकी लीडरशिप, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और ये पॉलिटिकली स्ट्रेटेजी बनाने में जो अपना एक चाणक्य वाली बात है, ये सब उन्होंने साबित कर दिया। उससे ज्यादा बड़ी बात डेसिमेट होना है अपोजिशन का। अब देखिए, एक वसई विरार में हम लोग जो देख रहे हैं कि मेयर बनेगा दूसरी पार्टी का, वो भाई ठाकुर की पार्टी है। मतलब वो कांग्रेस और ये एनसीपी या दूसरी किसी की पार्टी नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करते हैं अपने उस इलाके में। हितेंद्र ठाकुर, भाई ठाकुर जो है, उनके परिवार का वो गढ़ है, वो बना रहे हैं। कहीं ऐसे नहीं दिख रहा है। कोल्हापुर में एक जरूर कांग्रेस और उसका गठबंधन थोड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन बाकी हर जगह बीजेपी, मतलब अपोजिशन एकदम से डेसिमेट हो रहा है। आमतौर पर लोकल बॉडीज के इलेक्शन में ऐसा होता है, जो हम लोगों ने अभी देखा ग्रामीण इलाकों में, जो नगर पंचायत और उसमें हुए, उसमें भी हुआ, वो रिपीट हो रहा है। एकदम अपोजिशन डेसिमेट हो रहा है, शहरी निकायों में भी और ग्रामीण निकायों में भी। ये भी एक इसका कहें तो पूरी तरीके से बीजेपी हर रीजन में अपनी धमक बनाती हुई नजर आ रही है। हर रीजन में बीजेपी जो है वो वोट अपने साथ जोड़ती हुई नजर आ रही है। और ये कहा जाए कि हर जाति धर्म का जो वोट है वो इस वक्त बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर 29 में से 27 पे इस स्थिति में है बीजेपी कि अपना मेयर बना सकती है, बीजेपी और शिंदे अपना मेयर बना सकते हैं, तो समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी बढ़त बीजेपी को यहां मिल रही है। समीर बिसे और साकेत राय भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आप जरा बताइए, क्या तस्वीरें हैं आपके पास? जश्न तो मनना शुरू हो गया है बीजेपी वाले खेमे में, क्या जानकारी मिल रही है और आपको? बिल्कुल, हर कहीं बीजेपी का खेमा जो है बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। फिर अगर एमएमआर रीजन की हम बात कर ले तो नवी मुंबई में वो आगे चल रहे हैं, ठाणे में वो बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक यही स्थिति उल्लासनगर में नजर आती है, कल्याण डोंबिवली में नजर आती है। कल्याण डोंबिवली की अगर बात कर लो, केडीएमसी का जो महानगर पालिका है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू वोट बैंक है, जिसमें बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम ठाणे में ही मौजूद है, जो कि एकनाथ शिंदे का गढ़ समझा जाता है। अगर सबसे पहले बात करें नवी मुंबई की, नवी मुंबई में तकरीबन 67 पे
बीजेपी आगे चल रही है और 24 पे जो है वो शिवसेना आगे चल रही है। सवाल यह है कि वहाँ पर भी बीजेपी और शिवसेना एक साथ चुनाव नहीं लड़ी, अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बढ़त बीजेपी बनाती हुई नजर आती है, क्योंकि जो गढ़ है वहाँ पर वो बीजेपी का गढ़ इस वक्त बन चुका है। वहाँ पे उनके मंत्री हैं गणेश नाइक, जो कि वन मंत्री हैं, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था, स्ट्रैटेजिकली उन्होंने पूरा प्लान किया, जिसके चलते उन्हें वहाँ बढ़त मिल रही है। केडीएमसी में भी रविंद्र चौहान, जो कि उनके महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, उनका वो गढ़ है, वहाँ पर भी बीजेपी आगे बढ़ रही है और शिवसेना हमें पीछे नजर आती है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से अलायंस था वो हो नहीं पाया। ये जो सिचुएशन है हम देख रहे हैं कि बीजेपी हर कहीं अच्छा करते हुए नजर आ रही है। अहिल्यानगर में सिर्फ हम देख रहे हैं कि वहाँ पे अजित पवार जो है वो आगे चल रहे हैं और बीजेपी वहाँ पे काफ़ी पीछे, लेकिन पुणे और पिंपरी चिंचवड़, जो कि अजित पवार का किसी समय में गढ़ हुआ करता था, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का गढ़ था, वहाँ पर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस बहुत पीछे है। पुणे में खासकर बात कर लें तो 60 से प्लस में बीजेपी चल रही है और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार जो बहुत पीछे चल रहे हैं। पिंपरी चिंचवड़ में भी अजित पवार लगातार ये कह रहे थे कि शहर को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान रहा है, लेकिन वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहाँ पर भी पिंपरी चिंचवड़ में भी बीजेपी बहुत अच्छा करती हुई नजर आ रही है। खासकर हमें उस प्रचार पे भी ध्यान देना होगा, जहाँ पे पुणे में खुद अजित पवार ने कह दिया था कि वो मेट्रो और साथ ही जो वहाँ पे सार्वजनिक व्यवस्था है यातायात की पुणे महानगर पालिका की ओर से उसे वो फ्री कर देंगे, जिसे लोगों ने सिरे से नकारा हुआ लगता है, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे जब एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया था कि इस तरह की घोषणाओं का कोई मतलब नहीं, इस तरह की कई घोषणाएं हो सकती हैं जो कि व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। और जाहिर है बात, पुणे के लोगों ने उनकी बातों को ध्यान दिया है और अजित पवार के एजेंडा को, यानी कि उनके जो घोषणा पत्र था उसे कहीं ना कहीं नकारते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी वहाँ बहुत अच्छा करती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र के 29 शहरों में से 25 जो महानगर पालिकाएं हैं वहां पर इस वक्त बीजेपी के एडवांटेज है। वहां भी जहां बीजेपी के सहयोगी उसके सामने खड़े हुए थे, यानी कि साथ नहीं थे, सामने खड़े हुए थे, वहां पर भी एडवांटेज बीजेपी है, वहां पर भी सबसे ज्यादा लीड बीजेपी ही लेके चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त का बड़ी खबर है वो है बीएमसी के नतीजे। 109 सीटों पर इस वक्त बीजेपी और शिंदे सेना रुझानों में आगे चल रहे हैं। इतिहास की अगर बात करें 25 साल बाद समीर जी ऐसा होगा कि जब जो ठाकरे लेगेसी है, जो वहां पर उनका दबदबा था, वो खत्म होगा और अब बीएमसी में बीजेपी का मेयर होगा। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी से 2 सीटों से पीछे थी। अगर भारतीय जनता पार्टी उस समय चाहती तो मनसे को साथ लेके या निर्दलीय को साथ लेके अपना मेयर बना लेती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मन रखा और यह कहा उद्धव ठाकरे से कि भाई सरकार में आप शामिल हो हमारे साथ, बीएमसी में आपका मेयर बनता रहा है तो हम आपके मेयर को सपोर्ट करते हैं, आप अपना मेयर बनाइए। उसके बाद भी जब चुनाव हुए तो उद्धव ठाकरे ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ किया, तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि भाई अब बड़ा भाई कौन है। एक लंबा समय रहा था कि महाराष्ट्र उद्धव को ही नहीं बताया, वो मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र को बता दिया और शिंदे को भी बता दिया है। एकनाथ शिंदे को तो पहले ही विधानसभा चुनाव में पता पड़ गया था जब भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें जीत गई थी कि भाई बड़ा भाई तो भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन बीएमसी में जो उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि भाई बंबई में बीएमसी में हमारे बिना पत्ता नहीं हिल सकता, और जो राज ठाकरे जो अभी संजय राउत कह रहे थे कि हम चाहेंगे तो 5 मिनट में मुंबई को बंद करा देंगे, तो देवेंद्र फडणवीस ने बता दिया है कि भाई बंबई अब किसके साथ है, मुंबई कर किसके साथ है, असली मराठी मानुस कौन है। मराठी वोटर्स हो, मुझे लगता है कि उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, सभी जातियों के सभी वर्गों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट सिर्फ बीएमसी के अंदर नहीं पूरे महाराष्ट्र में दिया है। और आज ये प्रूव हो गया है कि भाई मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है, और जो बीएमसी भी है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया है। फडणवीस बड़े अच्छे से जानते हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साकेत, आपके पास मैं आ रही हूं, अगर इन नतीजों को समझें और महाराष्ट्र के मूड को अगर समझें तो ये कहा जा सकता है कि वक्त के साथ साथ फडणवीस ब्रांड और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। बिल्कुल, फडणवीस ब्रांड अपने आप में मजबूत तो हो ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सभाएं हुई, आप देखिए देवेंद्र फडणवीस ने जितनी भी बातें कही लोगों ने उसे सुना। और मनसे का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो शिवाजी पार्क में जिस तरीके की सभा हुई उसके बाद हमें भी उम्मीद थी कि थोड़ा तो फायदा राज ठाकरे को हो, लेकिन बिल्कुल ही सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। एक दिलचस्प बात यह है कि आप देखिए कई ऐसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहां पर AIMIM को भी फायदा हो रहा है। 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं और लगभग जीत के करीब
में, यानी कि जो बैरिस्टर ओवैसी मुंबई पहुंचे थे उसका भी फायदा AIMIM को मिला है और समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ आप समीकरण ये देखें कि कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी, जिन्हें लगा था कि एक बार अकेले लड़कर देख लेते हैं और किस तरीके का हाल है मुंबई का माहौल, अब टैली जो है बीएमसी की वो ये बता रही है कि सिर्फ एक सीट दूर है यहाँ पर बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 113 पर बीजेपी प्लस आगे है। और अगर बात करें ठाकरे ब्रदर्स की तो वो 67 पे ही उनका आंकड़ा अटक गया है। कांग्रेस की भी टैली नहीं हिल रही है, 11 पर कांग्रेस भी अटक गई है, लेकिन धीरे धीरे करके अब आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहा जा सकता है 2 सीटें चाहिए, सिर्फ 2 सीटें चाहिए, 2 सीटें पीछे हैं। और अब सीधे तौर पर अब हम ये कह सकते हैं कि मेयर तो बीजेपी बना रही है, तय हो गया बीएमसी के अंदर बीजेपी का मेयर बनने जाना है। और बीजेपी वो कहते हैं ना कि वृंदावन में रहना होगा तो राधे राधे कहना होगा, तो बंबई में और महाराष्ट्र की राजनीति करनी होगी तो बीजेपी के साथ मिलकर करनी होगी। आप बीजेपी के साथ गठबंधन में रहोगे तो सत्ता में बने रहोगे, जनता के वोट मिलते रहेंगे। अगर आप बीजेपी से अलग होकर लड़ोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि हमसे अलग लड़ने वालों की क्या हालत होती है और हमारे साथ आने वाले लोगों को क्या मान सम्मान और सत्ता मिलती है, बता दिया है। चलिए, तो अवधेश जी अगर बात करें इस पूरे नतीजे के टेकआउट्स, चाहे इसका कैंपेन की बात कर ले, आमने सामने की लड़ाइयों की बात कर ले, और जो विरोधियों के बीच में कंफ्यूजन था कि किसको साथ रखना है किसको नहीं रखना, नेशनल लेवल पे कोई साथ होता है फिर यहाँ पे बिछड़ जाता है, तो टेकअवेज क्या है इस पूरे नतीजे के? नहीं, निश्चित रूप से महाराष्ट्र के इस चुनाव में सब पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध भी थी, एक दूसरे के साथ भी थी। ये एक ऐसा समीकरण बना था कि लोकल में, और देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत अच्छा इसका उत्तर दिया कि भाई स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा होती है वार्ड में कि हम भी लड़े, तो हम लोगों ने इतनी स्वतंत्रता जगह जगह दे दी है तो वो स्वतंत्रता मिली है। लेकिन ओवरऑल परिणाम ने ये बताया है कि उससे परिणाम प्रभावित नहीं हुआ है। चलिए, तो एक सेकंड आपको रोक रहे हो। 114 सीटों पर अब रुझानों में आगे चल रही है यहां पर बीजेपी और शिंदे सेना, यानी 25 साल बाद अब मुंबई में बीजेपी का मेयर होगा। 25 साल बाद बीएमसी में, जिस बीएमसी के लिए कहा जाता था कि एक तरह से बीजेपी का तो पहली बार ही होगा। हाँ, बीजेपी का पहली बार होगा, तो अब लगता नहीं इतना बड़ा दिल भी दिखाएंगे कि 25 साल के बाद शिवसेना का मेयर नहीं होगा, बीजेपी का मेयर होगा। खबर ये है इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा। भारतीय ऐसी इतिहास बना जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। अब उन्हीं देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मुंबई का मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है। शिवसेना का मेयर नहीं बनेगा 25 साल के बाद, ये एक बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए। और शिवसेना का अब तक का शायद खराब प्रदर्शन में देखें तो 70 तो पार कर ही जाते थे, 67 पे ही अटके हुए। 112 सीटें जीती, 130 सीटें जीती, 95 जीती है। अगर 2017 से भी अगर देखें तो आप 82-84 सीटों पर आ जाते हो और आप राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो, मराठी अस्मिता की बात कर रहे हो, उसके बाद भी आप, मुझे लग रहा है कि 60 सीटों पे भी अगर नहीं पहुंच रहे हो तो मुझे लगता है बहुत बुरा प्रदर्शन है। इसका मतलब ये है कि मराठियों का एक बड़ा वर्ग आपके साथ नाखुश है, आपकी राजनीति को पसंद नहीं करता है, परिवारवाद को पसंद नहीं करता, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों को मारने की बात करना और लुंगी वालों को पुंगी बजाने की बात करने को पसंद नहीं करता है। तो मुझे लग रहा है कि उसका नुकसान हुआ है। जो पढ़ा लिखा तबका है मराठी का, वो अब आपकी सिर्फ मराठी की बात नहीं करता, वो विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। दोनों भाइयों के सामने प्रश्न खड़ा हुआ होगा कि एक साथ आकर अपनी दुश्मनी खत्म करके हमने हासिल क्या किया। तमाम कोशिशें कर ली, एड़ी चोटी का दम लगा लिया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को नहीं रोक पाए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीएमसी में बीजेपी का मेयर होगा, पहली बार बीजेपी का मेयर होगा। अब यह तय हो गया है, बहुमत के आंकड़े के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। 114 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है, महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव की इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यहां पर बीजेपी अपना मेयर बनाने जा रही है। अब यह तय हो चुका है। जबरदस्त हार का सामना ठाकरे ब्रदर्स को करना पड़ा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए, मराठी मानुष का मुद्दा बार बार उठाया, हिंदी भाषा पर बार बार अटैक किया, लेकिन वो तमाम जो बातें हैं वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से बता दिया है कि बीजेपी कितनी मजबूत है और बीजेपी अपने दम पर अब क्या कुछ हासिल महाराष्ट्र में कर सकती है। और उसी का नतीजा ये है आरती जी, जैसा हम कह रहे हैं कि इतिहास बन रहा है, ये तो बीजेपी पहली बार अपना मेयर बना रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है इसका श्रेय बीजेपी को, देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ेगा, क्योंकि जो एनर्जी उन्होंने एक यंग डेमोग्राफिक में लाई है, ओवरऑल जो उन्होंने हिंदुत्व और मराठी मानुष की जो पॉलिटिक्स है उसका जो आइडेंटिटी, आती जी संघ को भी श्रेय दे दीजिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं उधर आ रही थी लेकिन देवेंद्र बिल्कुल सही। लेकिन जो फेस, हम जब फेसेस की बात करते हैं, बहुत कम स्टेट्स है जहां पे बीजेपी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग फेस दिया गया हो, संघ की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग फेस दिया गया हो, और एक महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहां पे बीजेपी और आरएसएस दोनों की तरफ से
देवेंद्र फडणवीस ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाया है। और दूसरी बड़ी बात, मैं बार बार डेवलपमेंट की बात करती हूँ क्योंकि डेवलपमेंट हुआ है महाराष्ट्र में एंड स्पेशली मुंबई में, जो कि कुछ सालों की जो मुझे मेमोरीज है, आज से 25 साल पहले की जो मेमोरी है मुंबई की बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आज की डेट में मुंबई जाना एक साधारण व्यक्ति के लिए भी कन्वीनियंट है। मेट्रो लाइंस बड़ी है, सड़कें बड़ी है, फ्लाईओवर्स बने हैं, ब्रिजेस बने हैं और जो रास्ते का टाइम, मतलब किसी भी सफ़र का टाइम है, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो देवेंद्र फडणवीस को जाना चाहिए। साथ ही साथ बीजेपी और आरएसएस की सपोर्ट के बिना ऑफ कोर्स देवेंद्र फडणवीस इतना नहीं कर पाते। तो मतलब यहाँ पर अभी भी आप अपने एनालिसिस पर कायम हैं। देवेंद्र फडणवीस के लिए तो जीत का सेहरा भी बन रहा है, सब कुछ है, लेकिन उद्धव के लिए जो आपने एनालिसिस किया था कि भाई ठीक है, इस हार में भी जीत छिपी है, कम से कम उनके अपने लिए, अपनी पार्टी के स्तर पर, अपने काडर के लिए, अभी भी आप उस एनालिसिस पर कायम है। है ही, उस पर उससे पीछे हटने का तो कोई मतलब कारण नहीं है ना। वो तो बड़ा हमने सोच समझ के ये बात कही, उनको समझने की कोशिश की हमने कि वो क्या सोच करके गए हैं यहाँ। ये हो सकता था पहले, अगर ये जो कही जा रही है बात कि कांग्रेस के साथ चले जाते, क्या पता कि उनका मराठी वोट जो अभी हम लोग देखेंगे जब ये आएंगे वोट परसेंटेज, ये एक मान के चलिए कि 50% मराठी वोट मिला है थोड़ा ज्यादा, 50% या उससे ज्यादा। तो ये एक छोटी बात नहीं है। ये उन्होंने अपने उस वोट को बनाए रखा है, इस पर वो अपनी राजनीति फिर से वापस रिबिल्ड कर सकते हैं, जो उनका लक्ष्य रहा होगा। देखिए, जीतने की उम्मीद तो वो भी नहीं कर रहे होंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि वो जीतने की उम्मीद कर रहे थे। जिस तरह के नतीजे लोकल बॉडीज में आए थे उसमें क्या जीतने की उम्मीद करते। लेकिन ये देखिए कि जितने क्षत्रप थे महाराष्ट्र की राजनीति में, उसमें से कौन बचता है। शरद पवार बचते हैं, अजीत पवार कितना बचते हैं, एकनाथ शिंदे कितना बचते हैं, राज ठाकरे कितना बचते हैं, उद्धव ठाकरे कितना बचते हैं। अगर उद्धव ठाकरे अपने असर वाले इलाके में इन बाकी क्षत्रपों के मुकाबले अपने को बेटर बचा लेते हैं तो उनकी राजनीति होगी। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनकी राजनीति बची रहेगी। और 60 मतलब परिवारों की जो अपनी फील्डम, जो मैं पहले भी कह रही थी, परिवार बच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि पार्टी कौन बचता है। पार्टी इसका सवाल अलग है। मान लीजिए आरती जी, अगर पुणे में या पिंपरी चिंचवाड़ में ठाकरे परिवार नहीं बचा पाता है अपना, या ठाणे और बोरीवली, ये कल्याण डोंबिवली में नहीं बचा पाते हैं उस तरह से उद्धव ठाकरे, तो फिर खत्म ही होगा। फिर बीजेपी तो वो सारा स्पेस लेगी ना, या फिर हो सकता है कांग्रेस वो स्पेस ले। लेकिन उसमें अगर मुंबई में राज ठाकरे अपने को बचाते हैं तो उनकी महाराष्ट्र की राजनीति जहां तक पहले थे वहां तक फिर ऐसा है कि ये जो इनका एनालिसिस है कि जो फेल किए हैं उसमें एक नंबर कौन है। हाँ, जो अजीत जी एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार से आजादी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक पक्षीय कांग्रेस के साथ थी, वो 2025 के विधानसभा चुनाव के साथ ये दिख रहा है कि अब एक पक्षीय भाजपा की ओर मुड़ी है। और इसके मुड़ने के पीछे कोई तात्कालिक कोई भावना नहीं है। इसके मिलने के पीछे चूंकि ठोस आधार है, सामाजिक राजनीतिक समीकरण है, एक विचारधारा है, विकास की नीति है और एक ऐसा चेहरा है जो कि सभी समुदायों में मान्य है और जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है, जिसकी इंटेग्रिटी है अपनी पार्टी के अंदर, संगठन परिवार के अंदर, लोगों के अंदर। तो अब यहां से यह साफ हो रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति लंबे समय तक वही उसकी सर्वोपरिता में रहेगी, जैसे कांग्रेस के हाथ में वह लंबे समय तक राजनीति रही है। तो यह एक बहुत बड़ा दौर इस परिणाम से आया है विधानसभा के बाद। यह परिणाम जो है उद्धव ठाकरे के लिए, अब उसमें यह बात साफ है कि शरद पवार की पॉलिटिक्स समाप्त इस चुनाव के बाद, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अजीत पवार अगर बीजेपी के साथ हैं तो है, नहीं तो उस क्षेत्र में वो भी। मुंबई में एकनाथ शिंदे को झटका लगा है। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर की बेटी चुनाव हार गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दीप्ति वायकर चुनाव हार गई हैं। ये झटका एकनाथ शिंदे को है। एकनाथ शिंदे की पार्टी से सांसद रविंद्र वायकर की बेटी चुनावी मैदान में थी, लेकिन वो अपना चुनाव नहीं बचा पाई हैं। दीप्ति वायकर को हार का सामना करना पड़ा है। ये बड़ी खबर। और जब हम एकनाथ शिंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो ये खबर एक और झटके के तौर पर एक और उनके ऊपर सवाल खड़े करते हुए कि अपने सांसद की बेटी को चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं, वो भी मुंबई में। तो वो एकनाथ शिंदे अपनी जमीन गंवा रहे हैं। और वो जो कई लड़ाइयां होती है एक साथ
साथ एक लड़ाई में कई लड़ाइयां होती हैं, उसमें एक लड़ाई ये भी थी कि असली शिवसेना कौन है। रविंद्र वायकर 48 वोटों से तो वोट चुनाव जीते थे लोकसभा का, सिर्फ 48 वोट से चुनाव जीते थे, और वैसे भी उनका बहुत ज्यादा वहां विरोध था स्थानीय स्तर पर। शिवसेना ही 200 इसका अर्थ है कि आने वाले समय में वो समझा है कि शिवसेना शिंदे का भाजपा में मूल रूप से विलय हो जाएगा। एक वो संभावना बन रही है कि आने वाले समय में ज्यादातर उनके जो विधायक और सांसद होंगे वो धीरे धीरे, अभी तक हालांकि भारतीय जनता पार्टी उनको, अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने इंटरव्यू में पूछा गया कि आप एकनाथ शिंदे को कैसे कहते हैं, तो उन्होंने 2 शब्द बोला कि बहुत ही अच्छे मित्र हैं और मर्द आदमी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, तो बहुत अच्छी प्रशंसा उनकी की है, तो शायद रखेंगे। लेकिन इसके बाद शिवसेना शिंदे के सामने अब कोई चारा नहीं है, वो चाह के भी अब भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की कल्पना नहीं करेंगे। हाँ नहीं, ये अब देखिए ये समस्या अवधेश जी अजीत पवार के साथ भी तो आ रही है, वही कह रहा हूं ना, वो तो मैंने पहले बोल दिया था कि अजीत पवार के सामने भी अब भाजपा से अलग होने की, क्योंकि अगर वो अपने क्षेत्र में, पुणे में, पिपरी चिंचवाड़ में अगर सफलता नहीं मिल रही है, दोनों चाचा भतीजा साथ आने के बाद, तो एक शक्ति होती कि सरकार पर हम दबाव बढ़ा सकते हैं कि वहां हमारी ताकत है, वो अब समाप्त हो गया है। इसीलिए कहा ना कि एक पक्षीय भाजपा जो है कि राजनीति की ओर महाराष्ट्र मुड़ा है, और ये थोड़ा लॉन्ग समय तक कायम रहने वाला है। कांग्रेस जैसी पार्टी, मैंने कांग्रेस का हालांकि लातूर में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, कोल्हापुर में भी ठीक है, कोल्हापुर में परफॉर्मेंस है, कुछ जगह उसकी परफॉर्मेंस है, लेकिन उस प्रकार से जो कांग्रेस एक शक्तिशाली थी, और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था, उसकी दृष्टि से देखेंगे तो कांग्रेस के भी ये पराभव का दौर जो है समाप्त नहीं हुआ। लेकिन इस जीत में मुझे लगता है एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए डर भी छुपा हुआ है, चुनौती भी छुपी हुई है कि भाई 2030 का लोकसभा चुनाव है, 2029 का लोकसभा चुनाव है, 2030 का विधानसभा चुनाव है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आई है, और विधानसभा में 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी से मुंबई की 6 लोकसभा सीटें आती है, तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी 6 की 6 लोकसभा सीटें खुद लड़ना चाहेगी? न वो एकनाथ शिंदे को देगी, न अजित पवार को देगी। और विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि भाई मैक्सिमम सीटें पर वो लड़े। अब जो अमित शाह जी ने कहा था विधानसभा चुनाव के पहले कि 2029 और 30 में हमें अपनी दम पर चुनाव लड़ना है, संगठन को इतना मजबूत करना है, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में बढ़ रही है। और जो प्रदर्शन और जनता का समर्थन मिल रहा है, अभी अजित पवार और एकनाथ शिंदे के लिए चुनौती है कि वो सरकार में बने रहते हैं, अपना दबदबा बना के रखते हैं, और अगले विधानसभा चुनाव में क्या वो इस स्थिति में आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनको महत्व दे, उनके गठबंधन के लिए दे। ठाणे की लोकसभा सीटें आज आपको दिखी, अगली बार भारतीय जनता पार्टी देगी आपको। इस बार बीएमसी में 90 सीटें दे दी है, क्या अगली बार 2031 में बीएमसी का चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको 90 सीटें देगी? तो मुझे लग रहा है अब उनके लिए बड़ी चुनौती है। मांगने की हालत में रहेंगे, मांगने की आप देगी नहीं, उतनी सीटें मांगने की हालत में रहेंगे। मूल बात यह है जब आप जीत ही नहीं रहे, बीजेपी ने अपने विरोधियों को हराया, कांग्रेस को हराया, उद्धव ठाकरे साथियों को भी हराया, सबको हराया। भारतीय जनता पार्टी इमर्ज कर गई है, सेंट्रल फोर्स है। लंबे समय तक जो अवधेश जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल फोर्स वहां रहेगी। जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, जो छत्रप हैं, उसमें से कौन बच रहा है? अभी देखिए, हम परभनी के आंकड़े आप देखिए, परभनी में क्या स्थिति है कि ये गढ़ है, मान लीजिए वो भी गढ़ है इनका, पवार चाचा भतीजे का, और एकदम खत्म हो रहे हैं, डेसिमेट हो रहे हैं। आप पुणे में डेसिमेट हो रहे हैं, तो अजीत पवार अगर खत्म होते हैं तो फिर क्या बीजेपी वो स्पेस ले रही है सारा? तो अगर दूसरी फोर्स अगर कांग्रेस आती है तो अल्टीमेटली शरद पवार ये उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ राजनीति करेंगे।